हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास PYQ सीरीज का ये 15वां वीडियो, अर्थात इसके पहले जो है हम 14 जो है वीडियो हम कवर कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला सवाल है। और ये पेपर जो है ये एडिटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। मतलब ये 11 मार्च का जो शिफ्ट 1 का पेपर है। अंडाशय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं। तो अंडाशय जो फीमेल का एक पार्ट होता है, बॉडी पार्ट, उसका जो बाहरी भाग कहलाता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा जो बॉडी ऑर्गन्स रहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका कॉर्टेक्स। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके विद्यालय में जो है खेल कूद आयोजित किया गया है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो जब खेल कूद शुरू होगा तब आप विद्यालय जाएंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा बच्चों के साथ में। आप सिर्फ अपने पसंद का गेम देखने विद्यालय जाएंगे तो ये तो बहुत सेल्फिश वाली बात हो गई। ये आप कतई नहीं करेंगे दोस्तों। यू विल इनकरेज द स्टूडेंट एंड बी विद देम। आप छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके साथ रहेंगे। तो यही जो है इसका सही उत्तर है। आप विद्यालय नहीं जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य नहीं होगा। भाई ये तो सैलरी कैसे मिलेगी, सैलरी कट जाएगी आपकी यदि विद्यालय नहीं जाएंगे तो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसकी योजना, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि जो है ग्रेड स्तरीय पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। ऐसा तो नहीं है। ऐसे जो है ओनली फॉर दो चिल्ड्रन हु कैन स्पेल एंड ऑल्सो कैन राइट चॉइस कोहेसिव सेंटेंस। ऐसे बच्चों के लिए हमें एक्टिविटी बनानी चाहिए जो केवल पढ़ पाते हों और अच्छे से लिख पाते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि क्रिएटिव राइटिंग हम उन्हीं बच्चों को देते हैं। सभी बच्चों का हम ध्यान रखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो सभी बच्चों के लिए बनाई जाती है। तो रचनात्मक लेखन ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसकी प्लानिंग जो है इसके लिए हो, सभी बच्चों के लिए हो। तो बाकी उतने सटीक उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है। बताइए दोस्तों क्या बात है। अभिभावक आपसे मिलने ही नहीं आ रहे कभी। आप क्या करेंगे। बच्चों को नजरअंदाज करेंगे, माता पिता को लिखेंगे, खुद उनसे मिलने जाएंगे और बच्चों को सजा देंगे। तो देखो सजा तो देंगे नहीं और पत्र लिखेंगे नहीं क्योंकि आप तो पहले ही लिख चुके हैं ना, तभी तो वो आ नहीं रहे हैं आपसे मिलने। बच्चे को नजरअंदाज करेंगे, बिल्कुल नहीं है। बच्चे को भी नजरअंदाज नहीं करने क्योंकि पेरेंट्स का जो है और टीचर, PTM क्यों कराई जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, दोनों मिलकर के जो है बच्चे के भविष्य के बारे में जो है चर्चा करते हैं, पढ़ाई लिखाई। आप जो है उनसे खुद मिलने जाएंगे और नाश्ता वास्ता पूरा करके आएंगे। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आप स्वयं मिलने जाएंगे उसके पेरेंट्स से और वहां पर जाकर के कारण जानेंगे कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, जिससे अगली बार से वो जो है स्वयं विद्यालय मिलने आए। कौन, बच्चों के पेरेंट्स। आई होप थोड़ा सा जो है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं उतना सीरियस होके नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपका जो है लाइट वे में आप सारी चीजें जो है सीखते जाएं। और ये आसान प्रकृति के सवाल हैं, इतना हमें डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो है, अच्छा इसमें एक कथन है और एक कारण है और इसमें यही रहता है कि एक कथन सही है, कारण सही है, ये इसकी व्याख्या करता है। तो डॉक्टर, माता पिता और स्कूल के अधिकारी। स्कूल में कौन से अधिकारी होते हैं, तो स्कूल अथॉरिटी। देखो कई बार जो है हिंदी जो है घबरा देती है। देखो स्कूल अथॉरिटी का मतलब होता है स्कूल के जो भी ऑथराइज पर्सन रहते हैं, चाहे टीचर हो, आपके प्रिंसिपल हो, वो सारी चीजें इस जो है स्कूल अथॉरिटी में आ जाती हैं। बच्चों की आंखों की देखभाल करने के लिए आवश्यकता के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल, स्कूल को रहना चाहिए, डॉक्टर्स को, पेरेंट्स को और स्कूल को। डॉक्टर संभावित यौन संक्रमण को रोकने के लिए नवजात बच्चों की आंखों का इलाज करते हैं। तो इन्फेंट्स का पॉसिबल वनरेबल जो है वनरल इन्फेक्शन, तो हालांकि ये सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है ना। ए सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वैसे तो हैं दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं है। अब ये क्या होता है, वनरल इन्फेक्शन क्या होता है। देखो बच्चा जब होता है, जब गर्भाशय से निकलता है, तब जो है प्लेजेंटा जो है टूटता है तो बच्चे की आंखों में कई बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शन सा फैल जाता है। उस समय जब वो गर्भाशय से बाहर निकलता है डिलीवरी के टाइम में, तो उससे संबंधित जो है ये जो है, हालांकि ये वर्ड ठीक नहीं है, इसको ये वनरल इन्फेक्शन ही बोला जाता है, उससे संबंधित है। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे हम देखते हैं।
मानव विकास को निम्न डोमेन में विभाजित किया गया है। आपने देखा होगा, चाहे बच्चों का विकास हो, चाहे मानव का विकास हो, हमने 4 डोमेन जो है पढ़ रखे हैं। एक होता है आपका मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विकास होता है। एक होता है आपका संज्ञानात्मक, यानी आपकी बुद्धि से संबंधित होता है। एक होता है आपका इमोशनल, भावनात्मक विकास, और एक होता है आपका शारीरिक विकास। तो ये जो है चारों विकास आपके जो है मानव विकास को जो है प्रभावित करते हैं, और चारों ही विकास जो है मनुष्य का अच्छे से होना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों को अपनी क्षमता का एहसास तब होगा जब, प्रतिभाशाली बच्चों को कब एहसास होता है, मतलब उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है करने का, कि जब छात्रों से अलग कर देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोचिंग में जाएंगे तो सही नहीं है। इसका सही उत्तर है कि जब वो बाकी बच्चों के साथ बैठ कर के सीखते हैं, तब अलग पता चल जाता है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट रहते हैं, उनकी लर्निंग की जो स्पीड है, उनकी क्रिएटिविटी है, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, उससे वो उन्हें एहसास हो जाता है, और टीचर को भी पता चल जाता है कि ये जो है एक गिफ्टेड स्टूडेंट्स है। आगे देखते हैं। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? आपको पता है कि मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक, और एक होता है बाह्य। और आंतरिक में क्या होता है, किसी भी रिवॉर्ड की चिंता नहीं रहती, जिसको आप गीता में पढ़ा है ना, निष्काम कर्म। जब आप बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं, उसका क्या है, आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट होना चाहिए, और इसके अंतर्गत आपका संतोष होना चाहिए, और ये चीजें इसमें काम में आती हैं। यानी आपका अंदर इंटरेस्ट है या आपको सेटिस्फेक्शन है, तो आप काम कर रहे हैं। बाह्य का मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि फेल ना हो जाएं, तो ये क्या होगा, एक नकारात्मक भी मोटिवेशन है। वहीं आपको लग रहा है कि आपको जो है सैलरी अच्छी होगी, आप जो है फर्स्ट पोजीशन आ जाएंगे, लोग प्रशंसा करेंगे, तो ये सब क्या है, ये आपका बाह्य मोटिवेशन है। ये सब आपका बाह्य जो है आपका प्रेरणा में आएगा। तो 2 प्रकार का क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आगे हम देखते हैं। बच्चे का जो जन्म होता है कितने चरणों में विभाजित होता है? तो यहाँ पर उसकी गर्भ की बात नहीं की गई है कि बच्चे का जो है जन्म के पूर्व कितने स्टेप होते हैं। जन्म की बात की गई कि जन्म के समय 3 स्टेप में उसका जो है जन्म होता है। एक तो जो है गर्भाशय का संकुचन। जब जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो गर्भाशय में संकुचन यानी प्रेशर बनता है, एक गर्भाशय जो है संकुचन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा वही है कि आपका डिलीवरी प्रसव समय होता है, कि जब बच्चा पैदा होता है। और तीसरा रहता है कि जो उसका प्लेजेंटा है, प्लेजेंटा जब तक बाहर नहीं आ जाता है, यानी प्लेजेंटा क्या कहलाता है, जब तक बच्चा गर्भ में था और माँ के गर्भ से जो है जो कनेक्टेड था, उसके थ्रू उसको सारे पोषक तत्व उस बच्चे को मिल रहे थे, तो वो भी बाहर जब तक नहीं निकल जाता, तो पूरा जो है बच्चे का जन्म नहीं माना जाता। तो इन 3 चरणों में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। आगे हम देखते हैं। बच्चे के पालन पोषण की किस शैली में माता पिता बच्चे के निर्णय लेने दृष्टिकोण के प्रति उदासीन होते हैं? यानी बच्चों के जो है निर्णय और दृष्टिकोण के लिए क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं, कोई उन्हें मतलब नहीं रहता है। उदासीन का मतलब कि कोई उन्हें इंटरेस्ट ना हो। तो जब आधिकारिक रहते हैं, तब तो वो सारे निर्णय लेते हैं, चाहे सत्तावादी हो चाहे परमिसिव। इन स्थितियों में पेरेंट्स ही सब कुछ निर्णय लेते हैं। और वहीं बात करें अनइन्वॉल्व्ड, एक होता है देखो इन्वॉल्व, मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं, और इसमें क्या लिखा है अन, मतलब जब पेरेंट्स क्या रहते हैं, असंबंध, तब जो है बच्चन के पालन पूर्ण पोषण शैली में क्या होता है कि उदासीन रहते हैं। तो थोड़ा बीच में फंबल हो जाता है, तो उसको आप जो है नजरअंदाज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। फियर और अवॉइडेंस विशिष्ट संकेतों, स्थितियों, वस्तुओं के डर परिहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जो स्पेसिफिक क्यूज रहते हैं, सिचुएशंस रहती हैं, तो ये क्या है, डर और परिहार एक स्पेसिफिक फोबिया के अंतर्गत आते हैं। आयोग ने भी इसको सही माना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने उद्धृत किया है? उद्धृत किया है मतलब किसका कोट है, ये किसने बोला है? क्या बोला है कि अपचार, हालांकि डेलिक्वेंसी का मतलब अपराध होता है, यहाँ पर क्या है सही इसका वर्ड, अपराध। इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा पता होना चाहिए। डेलिक्वेंसी मतलब अपराध एक किशोर का दुराचार है, जिसे कानून के तहत निपटा जा सकता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो दिया है आपके केट फ्रेंडलैंडर ने। इसका ये कथन है कि जो अपराध होते हैं किशोर दुराचार हैं, किशोरों में ज्यादा पाए जाते हैं,
इसलिए तो तेज और तूफान की अवस्था कहा जाता है उसे, तूफान की अवस्था। यानी जिस समय जिस दिशा में मोड़ लेते हैं बच्चे अपने आप को, उसमें जो है वो उसी तरफ जो है ज्यादा वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है केट फ्रेडलैंडर का ये कथन है। आगे हम देखते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता, डाइवर्सिटी है। इस मुद्दों पर जो है सुग्राहीकरण के लिए, सुग्राही का मतलब क्या हो गया, सेंसिटाइजेशन। इसका सही अर्थ ये है, सेंसिटाइज मतलब क्या होता है कि उनको बच्चों को बताना, जानकारी देना, और बच्चों को अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस भी कह सकते हैं। बच्चों को जो है, जो विविधता है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बच्चों को हमें अवेयरनेस फैलानी है, तो टीचरों को पहले हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा। किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, सामान्य या प्रासंगिक? तो ये एक प्रासंगिक विशेष प्रशिक्षण है, यानी एक स्पेसिफिक है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयोग ने भी इसका यही उत्तर जो है सही माना है। आगे हम देखते हैं, शिक्षक ने देखा कि एक लड़का जो एम है, नई चीजें, अवधारणाओं में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ भी वो सीखता है, बहुत कठिनाइयां आती हैं उसको। तो करीब से देखने पर शिक्षक ने पाया है कि मौखिक उत्तर अनुपयुक्त थे। मतलब उसमें क्या है, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम क्या सोच सकते हैं, तो किस तरह की उसमें डिसेबिलिटी है, तो ये एक प्रकार की संज्ञानात्मक अशक्तता है। ये आपको जो है इससे समझ में आता है, आपके जो आपके प्रश्न में दिया है। तो यही लिखा है कि इस ओरल रिस्पॉन्सेस में क्या है, उसके अंतर्गत डिसेबिलिटी है, तो ये आपकी ये संज्ञानात्मक अशक्तता के अंतर्गत आएगा। आपका ये यहाँ पर श्रवण भी नहीं आएगा, दृष्टि भी नहीं है, और आपका लोकोमोटर भी नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा प्रणाली में किन पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो आपको इंक्लूसिव पता है, यहाँ पर सभी लोग जो है एक साथ मिलकर के समान कक्षा में सीखते हैं। इसमें क्या है, मौका सबको मिलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं। अभिगम्यता का मतलब होता है एसेसिबिलिटी, शुद्ध अर्थ होता है पहुंच। शिक्षा की सभी तक क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि अफोर्ड ना कर पाए, तो पहुंच सब तक होनी चाहिए। सबके घर के पास ही स्कूल होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों ही जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। आगे हम बढ़ते हैं, किसको सामाजिक गुणों का पालना कहा जाता है? पालना मतलब जहां से पालन पोषण होता है, सामाजिक गुण, तो परिवार से ही क्या होता है, परिवार को जो सोशल वर्च्यूज हैं उसका क्या कहा जाता है, पालना कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, यदि पिता अपने माता पिता का सम्मान करता है, यानी दादा दादियों का सम्मान कर रहे हैं पापा लोग, तो बच्चा उसका समाज के अन्य बुजुर्ग सदस्य का सम्मान करना बिल्कुल सीख जाता है। इसे समाजीकरण की किस अवस्था के रूप में जाना जाता है? इसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। तो आपको जो है, आई होप जो है आपको जो है लॉजिक लग गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाजीकरण में संस्कृति और व्यक्ति के विकास, तो यहाँ पर क्या है, कल्चर की बात की गई है और डेवलपमेंट की बात करी गई है। सामाजिक कौशल विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। संस्कृति और व्यक्ति के विकास से संबंधित जो सामाजिक कौशल हैं उस पर जो है फोकस किया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो ये विकासात्मक क्या है, समाजीकरण है। सामाजिक कौशल क्या होते हैं? सामाजिक कौशल आपको अच्छे से पता होंगे कि जैसे कोई संचार करने की कला है, एक दूसरे से बात कर पाता है, सहयोग, सहानुभूति है ना, विनम्रता, सेल्फ अवेयरनेस, अनुकूलनशीलता, मतलब अडेप्ट कर पाता है माहौल को। ये सारे सामाजिक कौशल कहलाते हैं, और ये विकसित करने पर किसमें ध्यान दिया जाता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में ध्यान दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि एक सामान्य मानसिक क्षमता है जो आनुवांशिकता द्वारा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों यदि आपने ये सिद्धांत पढ़ा हुआ है तो यह है आपका स्पीयरमैन, स्पीयरमैन का बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक, और इसने दो भागों में बुद्धि को बांटा है, एक जनरल है यानी सामान्य कारक है, यही लिखा है इसमें क्या, सामान्य कारक, सामान्य, और एक है स्पेसिफिक बुद्धि, यानी विशिष्ट बुद्धि बताया है इन्होंने। तो जो सामान्य बुद्धि रहती है वो हर एक काम करने के लिए आवश्यक रहती है, यानी ये बेस है। और ये कहाँ से मिलती है,
ये हमें अपने माता पिता से मिलती है, मतलब इसमें आनुवांशिकता का रोल रहता है, आनुवांशिकता का इसका रोल रहता है। वहीं विशिष्ट बुद्धि की बात करें, ये विशिष्ट कार्यों के लिए, जैसे कोई मैथ में अच्छा है, हिंदी में अच्छा नहीं है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतर्गत जो मैथ वाली स्पेशल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा है उसमें। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये अपने माता पिता से प्राप्त नहीं होती, ऐसा स्पीयरमैन बोलते हैं। इसके लिए जो है अनुभव की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण की, शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों है। और इन दोनों में सबसे ऊंचे कौन है? समान है, क्योंकि ये हर कार्य करने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये एक कार है, ये एक कार है। कार में आगे एक इंजन रहता है। इंजन क्या है? एक सामान्य बुद्धि है कि हर गाड़ी में बिल्कुल बेस का काम करता है। और इसके जो पार्ट हैं, जैसे स्टेयरिंग है, ब्रेक है, आपका सीट बेल्ट है, और चीजें हैं, तो ये क्या है? विशिष्ट बुद्धि है। और ये कार पूरी क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि भाई तब चलेगी जब दोनों ही चीजें रहेंगी, व्यक्ति के अंदर सामान्य बुद्धि भी और विशिष्ट बुद्धि भी। आई होप जो है आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सूरज भाई अक्सर बीमार रहता है, इसलिए उसका विश्वास है कि बीमारी से सभी स्रोतों की सुरक्षा से है। तो मोस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के मॉडल के अनुसार यह किसका उदाहरण है? वैसे तो आप पहुंच समझ गए होंगे कि वो सुरक्षा कर रहा है अपनी, किससे? बीमार रहता है तो वो बहुत डर डर के रहता है, सेफ्टी बना के रखता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। तो ये क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता है। अब बात करें मोस्लो की, तो मोस्लो ने जो है, ये आपका मोस्लो जो है, तो मोस्लो ने जो है एक आवश्यकता होती है मनुष्य की अलग अलग स्तर पर, इसको एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है, एक सीरीज बना दी है कि जैसे पहले जो है, सबसे पहले जो है आवश्यकता रहती है शारीरिक, शारीरिक जो है आवश्यकता। दूसरी जो है सुरक्षा की रहती है आवश्यकता जो है लोगों को। तीसरे में आती है उसकी सामाजिक आवश्यकताएं। चौथे नंबर में आता है कि सम्मान, उसको सम्मान चाहिए। और जो पांचवा है, पांच स्तर बताए हैं, पांचवा ये है कि जब वो सब कुछ पा लेता है, उच्च स्तर में पहुंच जाता है, तब आत्म वास्तविकता की आवश्यकता कहा जाता है कि वो सभी उनकी आवश्यकताओं की उसने पूर्ति कर ली, तब वह इस स्तर पर आ जाता है। अभी जो है वो किस स्तर पर है? सुरक्षा की आवश्यकता। तो मोस्लो का ये एक मॉडल है जो बताता है कि मनुष्यों को आवश्यकताएं रहती हैं, पांच स्तर पर बताए हैं। आगे देखते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र का अंतिम चरण क्या है? अभिप्रेरणा की जो चरण होते हैं, यानी मोटिवेशनल के अंतिम चरण क्या है? अंतिम है उद्वेलन की कमी, रिडक्शन ऑफ अराउजल। ये भी क्या है कि कोई मोटिवेशन का ये मतलब होता है कि इसको मैं पूरे चरण बता देता हूँ, इसके भी पांच चरण होते हैं। इसमें कितने चरण है? पांचवा चरण क्या है? पहला रहता है कि लोगों को क्या रहती है? आवश्यकता रहती है। मोटिवेशन कैसे काम करता है? पहले लोगों की आवश्यकता होगी, तब तो उसे मोटिवेशन करोगे, तब तो वो आगे बढ़ेगा। उसको नीड ही नहीं है। मान लीजिए मुझे तैयारी करनी है वर्ग 3 की, मुझे आवश्यकता ही नहीं है, इतना भी कोई मोटिवेट करे तो क्या मैं हो पाऊंगा मोटिवेट? नहीं हो पाऊंगा। पहली आवश्यकता। दूसरा रहता है अंतर्नोद। अंतर्नोद ये लिखा हुआ है आपका किसमें? बी नंबर में। ड्राइव कहते हैं, यानी उसे प्रेरणा मिलती है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आप। फिर क्या है? फिर मिलता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन से मिलता जुलता पुरस्कार भी है। पुरस्कार प्रोत्साहन एक दूसरे के लगभग लगभग एक समान है, पूरे पूरे नहीं है। और चौथा है उद्वेलन की कमी। ये पांच स्तर हैं किसके? मोटिवेशन के। सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, मान लीजिए बहुत तेज भूख लग रही है, ठीक है? भूख लगने के लिए, भोजन के लिए आप अपने आप प्रेरित होंगे, है ना? भूख लगना क्या है? आवश्यकता है। और भोजन के लिए क्या हो जाएंगे? आप प्रेरित हो जाएंगे। और यदि आप भोजन वहां ढूंढ रहे हैं, भोजन आप ढूंढते हैं और आपको भोजन मिल जाता है और भोजन खा लेते हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार का प्रोत्साहन या पुरस्कार है। अब आपने भोजन खा लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब क्या मोटिवेशन आपको चाहिए है? जब आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, तो ये कहलाता है क्या? रिडक्शन, मतलब कमी किसकी? एराउजल, उद्वेलन की। तो ये कमी कहलाती है उद्वेलन की। यानी अब आपको मोटिवेशन की, प्रेरण की कमी हो गई। प्रेरण की कमी, यानी अब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई है। आई होप जो है इसको आप नोट कर सकते हैं, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेरणा के चक्र एग्जाम्पल जरूर याद करिए, उससे क्या है सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नहीं तो आप इसको बस याद करेंगे अंतर्नोद प्रोत्साहन, तो भाई ऊपर से जाएगा आपके। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की प्रेरणा मोटिवेशन एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। यहाँ पर देखिए स्थान की बात नहीं करी है, ना पुरस्कार की बात की है, ना बात करी है कि उसका फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, ना प्रशंसा, उत्कृष्टता यानी उसे एग्जाम में अपना उत्कृष्ट रहना है अपने आप में। तो ये जो है जब तक आंतरिक ज्यादा इसमें प्रभावी है। हालांकि कोई भी स्थान कोई प्राप्त करता है, पढ़ाई करता है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रेरणाएं उसमें काम करती हैं, है ना। और उत्कृष्टता में क्या है, इसकी आंतरिक अभिप्रेरणा जो है काम करती है किसी बच्चे की, यदि परीक्षा में उत्कृष्टता हासिल करनी है। इसके अंदर क्या आएगा, ज्ञान की इच्छा आएगी कि उसके अंदर अगर ज्ञान की इच्छा है, चुनौती करने में जो है, सामना करने में क्या आता है, आनंद आता है ना, और उसे व्यक्तिगत एक संतुष्टि भी मिलती है। तो ये सब किस में आता है, ये आंतरिक चीजें हैं। वहीं यदि उसे बाह्य की है तो वो उसे अच्छा ग्रेड चाहिए, है ना, फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, मान लीजिए स्कॉलरशिप भी मिल जाती है बच्चों को, छात्रवृत्ति, पुरस्कार, माता पिता से जो है प्रशंसा सुनने को मिलेगी, है ना। हालांकि भय भी रहेगा फेल होने का, इसलिए भी वो पढ़ रहा है। ये चीजें किस में आती हैं, ये आपका बाह्य मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। लेकिन क्या है कि बच्चों को उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। आयोग ने इसको ही सही उत्तर माना है, ऑप्शन नंबर ए को। आगे हम बढ़ते हैं। प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, यानी इनाम, इनाम के द्वारा जो है लोग प्रतिक्रियाएं करते हैं। सुदृढ़ीकरण यानी कुछ इनाम पुरस्कार देते हैं, उसके थ्रू जो है रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये अवधारणा किसने दी है, तो ये अवधारणा स्किनर की है, बीएफ स्किनर की है। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई परिणाम, जैसे हम पढ़ाई कब करेंगे, यदि हमारे अंदर क्या रहेगा, सुदृढ़ीकरण, इनाम का मतलब वही कि प्रशंसा होने, फेल होने का डर, तो हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे। तो आई होप जो समझ गए होंगे, ये आसान सवाल था। आगे हम बढ़ते हैं। राजेश एक भूगोल के टीचर हैं, ज्योग्राफी के हैं। उन्होंने देखा कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थी गृह कार्य होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, बहाना करते हैं, और प्रोजेक्ट जो सौंपे जाते हैं उसका विरोध करते हैं। इस समस्या के हल करने के लिए राजेश क्या करना चाहिए, या राजेश के लिए क्या सामने स्थितियां बनेगी कि ये जो है समस्या हल हो जाए। तो क्या वो प्रश्न करता है खुद से कि क्या विद्यार्थियों में आवश्यक स्तर की बुद्धि नहीं है, तो ये तो नहीं है। हालांकि लोग यही मानते हैं कि बच्चे काम नहीं करते मतलब बुद्धि नहीं है उनमें, है ना। उनके अंदर प्रेरणा की कमी है, तो यही हो सकता है कि उनके अंदर का जो प्रेरणा ना हो। प्रेरणा कैसे आएगी, दोनों प्रकार की, आंतरिक प्रेरणा की कमी हो सकती है और बाह्य प्रेरणा। यहाँ ये बस नहीं है कि उसे मोटिवेट करेंगे, उनके अंतर्गत आंतरिक प्रेरणा भी विकसित करेंगे धीरे धीरे, ताकि उनमें इंटरेस्ट आए। किसी चीज में जैसे इंटरेस्ट आना पढ़ने में, वो उसका आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि जो है प्रेरणा की कमी है, जो है भूगोल का अध्ययन करने के लिए छात्रों को। पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नींद नहीं मिलेगी तो सिर्फ भूगोल में थोड़ी ना उन्हें जो है दिक्कत आएगी, बाकी सब्जेक्ट में भी आ सकती है। या दूसरा, शैक्षिक वातावरण सीखने के लिए अनुकूलित नहीं है, तो सेम ये है कि एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं है तो भूगोल ही क्यों, बाकी विषयों में भी उन्हें दिक्कत जाएगी। इसके लिए इस सब में क्या है, उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। शिक्षक ने देखा है कि सुरेश दौड़ने अन्य एथलेटिक गतिविधियों में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है भाई, उसका शारीरिक स्तर बहुत अच्छा है। तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि मतलब बहुत सारी बुद्धियां जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रवीण बनाती है लोगों को, गार्डनर ऐसा कहते हैं। लोग के अंतर्गत बहुबुद्धि जो है होती है। तो बहुबुद्धि कौन सा है उसके अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत जो है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, गति संवेदी, तभी तो बहुत अधिक दौड़ पाता है। वही बात करें अंतर व्यक्ति का मतलब जो है लोगों के साथ संबंध स्थापित करना, संचार करना। ऐसे व्यक्ति या तो टीचर बनते हैं, नेता बनते हैं, इस तरह के लोग, है ना। प्रकृतिवादी या तो किसान बनेंगे या फिर आपका पर्यावरणविद वाले, ये चीजें बनेंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोलबर्ग के नैतिक विकास का जो चरण है, किस चरण के दौरान बच्चा दूसरों द्वारा निर्धारित भूमिकाओं का पालन करता है, तो दूसरे जब निर्धारित करते हैं बड़े भूमिकाएं, उसका पालन करता है, तो इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो चरण आते हैं, पहला रहता है दंड, दूसरा आज्ञा। तो बच्चा वो काम नहीं करता है जो बड़े बड़े उसको पनिशमेंट देते हैं,
इसका मतलब बच्चों को कैसे पता चलता है कोई काम नहीं करना? जो शुरुआती वो 1 से 2 4 साल के बच्चे रहते हैं, मान लीजिए 3 से 6 साल के बच्चे माने जाते हैं इसके अंतर्गत, कि बच्चों को मान लीजिए पनिशमेंट मिली, उससे उन्हें ये पता चलता है कि ये काम नहीं करना है, और बड़ों की आज्ञा, जो काम उन्होंने बोला है वही करना है, उसी को वो मानते हैं, वही उनके लिए नैतिक काम है, वही काम उनके लिए सही है। जो बच्चे बड़े प्रशंसा करें, बड़े लोग जो है पेरेंट्स लोग दंड दे दें, पनिशमेंट दें, तो वो काम क्या है, गलत है। बच्चों के अंतर्गत ये रहता है। प्रश्न में यही था कि दूसरों के द्वारा निर्धारित भूमिकाओं का पालन करता है, यही कौन सा सही है? प्रथा पूर्वावस्था। और इसी के अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तिगत पुरस्कार। इसी के अंतर्गत पुरस्कार भी आता है कि जिसमें उन्हें पुरस्कार मिल रहा है तो समझ लो वही काम अच्छा है। ये आपको 3 पता होंगे कि 3 स्तर होते हैं, और 3 स्तर के अंतर्गत 6 चरण आते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। आगे हम बढ़ते हैं। प्रारंभिक विकास के महत्व के सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रारंभिक विकास मतलब जो बच्चा शुरुआती विकास होता है, तो अर्ली डेवलपमेंट, तो यह सार्वभौमिक तथ्य है कि बच्चों के विकास बाद के विकास की तुलना में प्रारंभिक विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। उन अनुभवों को शामिल किया जाता है जो कम उम्र के दौरान होते हैं। बिल्कुल, प्रारंभिक विकास में इन्हीं को हम शामिल करते हैं। उचित प्यार, देखभाल और माध्यम से माता पिता सकारात्मक अनुभव प्रदान किए जा सकते हैं, माता पिता के द्वारा। बहुत अच्छा है। तो ये तीनों जो विकल्प जो है, बिल्कुल सही उत्तर है कि तीनों जो है किसके बारे में दे रखा है? प्रारंभिक विकास के महत्व के बारे में। आगे देखते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के माध्यम से जो स्कूल में असेसमेंट होता है बच्चों का, टीचर हम क्या करने में जो है समर्थ हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके द्वारा। तो प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों का मूल्यांकन करने में समर्थ हो जाते हैं, जो स्कूल मूल्यांकन होता है। बिल्कुल सही है, हर सेमेस्टर में कर सकते हैं। बिना प्रतिक्रिया के मूल्यांकन नहीं, हम फीडबैक तो देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं बच्चों के लिए। मूल्यांकन नहीं करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत उत्तर हो गया। नियमित रूप से मिलने जुलने में, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। माइक्रो टीचिंग आपको पता है क्या कहलाती है? कि जब हम, आपको पता होगा, डीएलएड वगैरह करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाकी जो है स्टूडेंट बन जाते हैं, और हम क्या करते हैं, एक लेसन प्लान लेके आते हैं, अलग अलग उसके टॉपिक को पढ़ाते हैं, और सीखते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है। पढ़ाना हम सीखते हैं, है ना, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से लेसन प्लान बना के उसके अलग अलग सूक्ष्म चीजें सीखते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है? माइक्रो टीचिंग नाम है। तो सूक्ष्म अवधारणाओं को समझना हम समझते हैं, तो समझना नहीं, हम पढ़ाना सीखते हैं। सूक्ष्म स्तर पर अध्यापन करना, या विभिन्न अध्यापन कौशल, तो देखिए ये भी हो सकता है ये, लेकिन ज्यादा सही उत्तर है आपका विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप से अभ्यास करना। प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल सेपरेटली, हम कई तरह की जो है टीचिंग स्किल भी सीखते हैं इसके द्वारा। तो ये जो है ज्यादा सही उत्तर है, यही आयोग द्वारा दिया गया उत्तर है। आगे हम देखते हैं। अगला है कि फ्राइड की मनोलैंगिक सिद्धांत की सिसनी अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था के संगत है? हालांकि इन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं, यानी 3 से 5 साल की अवस्था रहती है जो इसकी, ये अवस्था, वो एरिक्सन भी इसी अवस्था को बताता है, छोटे जब बच्चे रहते हैं, तो ये किस अवस्था की जो है संगत है? इसका उत्तर हालांकि मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी इसका उत्तर दें। अगली वीडियो में जरूर हम इसका उत्तर जो है दे देंगे। ये हमारा कल का प्रश्न था। तो कल के प्रश्न देखा कि हमें कॉलम मैच करना था, तो इसकी हिंट तो मैंने दे ही दी थी। सही तरीका इसका ये है कि हम देखें कि जो सबसे ज्यादा जो शर्म, चिंता, निराशा, ये चीजें हैं बच्चे सबसे बाद में सीखेंगे इन सब की तुलना में, तो 5 वर्ष में। तो पांचवें का बी, सॉरी छठवें का यहाँ पर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी है। और इसके तहत हम जो है सारे लगा सकते हैं कि पहले का डी है, मतलब जन्म के बाद आरंभ में जो है खुशी और संकट, ये चीजें बच्चे सीख जाते हैं। दूसरा क्या है, टू का ई है, यानी 6 महीने में जो है फिर वो भय, घृणा, क्रोध, ये सीख जाते हैं। थर्ड का ए है, यानी 12 महीने, 1 साल होते होते बच्चा जो है उत्साह, स्नेह, ये चीजें सीख जाता है। इसी तरह जो है बाकी इसके उत्तर हैं। आई होप जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी, कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर जरूर थोड़ा सा रिसर्च करके दीजिए। नहीं बनता है तो हम अगली वीडियो में जरूर इसको इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।